मैं वीनस पीजीटी सोशोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ पर डिस्कशन करेंगे। भारतीय लोकतंत्र यानी कि भारत में लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र होता क्या है? लोक प्लस तंत्र यानी कि जनता का शासन, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा लोगों पर शासन करना। ठीक है, लोकतंत्र होता क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता की सुनना, वो शासन जिसमें जनता की सुनी जाती है उसको लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सरकार जनता के चुने हुए कुछ नुमाइंदे या जनता द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्ति चलाते हैं जो जनता की सुनते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। हर जगह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही पाया जाता है। वजह क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर जनसंख्या कम है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन समाज बड़ा हो, 50,000 की जनसंख्या हो या 1 करोड़ की जनसंख्या, हर जगह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है। वजह यह है कि छोटी जनसंख्या तो सीधी चुनाव के द्वारा अपने नुमाइंदे को चुन सकती है, लेकिन जनसंख्या अगर बड़ी हो तो वो सीधी नहीं चुन सकती। मतलब एक पार्टी के व्यक्ति इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं जिनकी सेम रणनीतियाँ होती हैं और सेम कार्य विधि होती है, उसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। अब्राहम लिंकन ने भी यही कहा है कि लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए और जनता के कार्यों की पूर्ति के लिए होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें सीधे बिना किसी नुमाइंदे के एक व्यक्ति को सब मतदान से चुनते हैं, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नाम दिया गया है। और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि फिर आगे सरकार का हिस्सा बनकर लोगों के लिए कार्य करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णयों में सदैव भाग लेते हैं। मीन्स प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिस व्यक्ति को मतदान के थ्रू जनता चुनती है, सिर्फ वही व्यक्ति हमारे लिए कार्य करता है, वही हमारे मामले में निर्णय लेता है। लेकिन ये विधि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि छोटी जनसंख्या में तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन 50,000 से अगर अधिक की जनसंख्या है तो वहाँ पर ये पद्धति व्यवहारिक नहीं है। वहाँ पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही पाया जाता है, जहाँ पे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आगे एक व्यक्ति को चुनते हैं और फिर वो व्यक्ति शासन व्यवस्था की देखरेख करता है, वही जनता से संबंधित निर्णय लेता है। भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है क्योंकि ये व्यवहारिक भी है और ये इसके द्वारा शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। तांत्रिक व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र, जनता का शासन जनता के लिए। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है। मीन्स जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, ये चाहे प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा हो या अप्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा, लेकिन शासन जो है वो जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा जनप्रतिनिधि व्यवस्था। लोकतंत्र जनप्रतिनिधि व्यवस्था है। कैसे? 18 साल से ऊपर का हर वयस्क नागरिक अपने स्वयं के प्रतिनिधि को चुनता है और वो मतदान के द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करता है। इस तरह से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और ये लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। विकेंद्रीकृत मीन्स नीचे से ऊपर तक, मतलब एक नीचे से ऊपर तक की शासन व्यवस्था का भागों में बटा होना। गांव में पंचायती राज, शहरों में नगर पालिका, बड़े नगर परिषद और नगर निगम, फिर मुख्यमंत्री। राज्य में किसको बनाया जाता है? मुख्यमंत्री को। और देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रधानमंत्री को। इस तरह से विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था पाई जाती है। पुलिस, डाकतार सब अपनी भूमिका निभाते हैं इस शासन व्यवस्था में। सहभागी शासन व्यवस्था, सहभागी जिसमें हर व्यक्ति का
अपना रोल होता है, हर व्यक्ति अपनी भागीदारी दर्ज करवाता है, उसको सहभागी शासन व्यवस्था का नाम दिया जाता है। संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके द्वारा हमारे देश में शासन व्यवस्था लागू की जाती है। भारतीय संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। इस सभा के सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती सरोजनी नायडू। ये सब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। जिस सभा ने मिलकर संविधान का निर्माण किया उसके सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दो अलग अलग डेटें हैं। संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना में भारत को गणराज्य का दर्जा दिया गया है। और इस संवैधानिक मुखिया हमारा राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है। लेकिन राजतंत्र की तरह इस राजतंत्र में तो राजा को आगे शासन व्यवस्था उत्तराधिकार में मिलती है, लेकिन राष्ट्रपति को कोई भी उत्तराधिकार का हक नहीं होता, या राष्ट्रपति को उत्तराधिकार में ये पद बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। भारत में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था दो स्तरों पे चलती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर अलग सरकार बनाई जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर अलग, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। और संवैधानिक मुखिया कौन हुआ? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य। अगर हम भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1858 से 1947 तक भारत अंग्रेजों के अधीन था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। हमारी शासन व्यवस्था इंग्लैंड के लोग चलाते थे। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि वो भारत से सस्ते कर चाहते थे, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड से थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लेके आते तो उनका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का पूरा प्रचार प्रसार किया। उससे हमारे भारतीयों को क्या हुआ? भारतीय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने अन्य देशों का साहित्य पढ़ा और उन्हें समानता, एकता इनके बारे में पता लगा। जब समानता और एकता के बारे में पता लगा तो वो अपने ऊपर होने वाली शासन व्यवस्था के प्रति सचेत हो गए और उन्होंने एक आंदोलन किए अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। मतलब पाश्चात्य शिक्षा का बुरा प्रभाव भी पड़ा और एक अच्छा प्रभाव ये भी पड़ा कि भारत आज़ाद हो गया और राष्ट्रवाद के समर्थन में काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और भारत में एकता आई। इसके अलावा अंग्रेज़ों के आने से हमारे यहाँ रेल व्यवस्था दुरुस्त हुई, उद्योगों तक माल आसानी से माल पहुंचाया जा सके, तो आधुनिकीकरण भी आया। लेकिन हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा भारतीयों के ऊपर फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा शासन किया। उन्होंने जाति, वर्ग इन मुद्दों को लोगों के बीच में हमेशा पनपने दिया ताकि भारत में एकता पैदा ना हो और उनकी शासन व्यवस्था यूं ही चलती रहे।
जातीय असमानता वाले इस बड़े देश में एकदम से राष्ट्रीय एकता लाना भी कोई संभव कार्य नहीं था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा ने ऐसा किया। लोगों में राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक पैदा हुए। उन्होंने लोगों की विचारधारा को बदला और भारत में एकता आई। अखंडता भरे इस देश में जहाँ अखंडता और एकता हमारी विशेषता है, वहाँ पर लोगों ने इकट्ठे मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य किया। ये सब कुछ किस वजह से हुआ? पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रभाव के कारण। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत में संविधान के लिए मसौदा तैयार कर लिया था। यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले भारतीयों में ये जागरूकता आ चुकी थी कि भारत में लोकतंत्र कैसे पनपे या लोकतंत्र के कौन से मूल्य होंगे और किस तरह से भारत का संविधान तैयार किया जाएगा। 1931 के कराची अधिवेशन में भी भारत का लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, यही टॉपिक डिस्कस किया गया। यानी कि 1928 से ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हो गई थी, जिसने 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल राजनीतिक न्याय नहीं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करती है। मीन्स प्रस्तावना में ही ये बता दिया गया है कि केवल राजनीतिक तौर पर ही सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार नहीं है, बल्कि वे सामाजिक तौर पर भी समान है और आर्थिक दृष्टि से भी हर व्यक्ति समान है। यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी। ठीक है, किसी के साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान अवसर मिलते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को ऊपर उठने का बराबर मौका दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होने का पूरा हक है। अभी तक आपने कराची कांग्रेस संकल्प के बारे में सुना, जो 1931 में लिया गया था। इसमें बताया गया है कि पहली बात तो कि अभिव्यक्ति संगठन और सभा की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी। भारतीय संविधान के मसौदे में मीन्स अभिव्यक्ति, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को दी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता, नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक नागरिक को भारत के अंदर कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है सभी संस्कृतियों व भाषाओं की सुरक्षा। ठीक है, सभी संस्कृतियाँ, चाहे वो किसी छोटे समाज की हो या बड़े समाज की, सबको और भाषाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता होगी, कानून हर व्यक्ति के लिए समान रहेगा। ये संकल्प लिया गया था कराची कांग्रेस संकल्प सभा के दौरान। नेक्स्ट था हमारा धर्म, जाति और लिंग के आधार पर रोजगार, श्रम और व्यवसाय के मामले में किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कराची कांग्रेस संकल्प सभा के अंतर्गत बताया गया था। नेक्स्ट है हमारा वयस्क मताधिकार। वयस्क हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार। उससे नेक्स्ट है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी कि हर बच्चे को जो शिक्षा के काबिल है उसको निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यानी कि हर एक बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि न दी जाए। नेक्स्ट है मृत्यु दंड का निषेध, यानी कि मृत्यु दंड ना दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता और कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता। किसी भी स्थान पर संपत्ति को बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता। कानून के समक्ष या कानून के सामने सुरक्षा की सुनिश्चितता दर्ज करना। ये कराची कांग्रेस संकल्प सभा में लिए गए कुछ निर्णय थे।
अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना एक ऐसा लेख होता है, एक ऐसी कुंजी होती है जो संविधान को शुरू करने से पहले संविधान के मेन उद्देश्यों के बारे में जिसमें संविधान के मेन उद्देश्यों के बारे में बताया गया, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया, भारत के बारे में बताया गया कि वो किस तरह का देश होगा। इसमें एक वर्ड है हम भारत के लोग, यानी कि भारत की पूरी जनसंख्या भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या हुआ कि भारत देशों विदेशों से कोई भी डील कर सकता है, किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है, लेन देन कर सकता है, मतलब वो अपनी विदेश नीति में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। दूसरा समाजवादी वर्ड को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी वर्ड को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी का मतलब ये हुआ कि भारत में प्रत्येक समाज पूरी तरह से आज़ाद होगा और वो इस तरह से कार्य करेगा कि हर व्यक्ति को पूरा तरक्की करने का अधिकार मिले, हर वर्ग आगे बढ़े, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। इस तरह से मतलब हर समाज को आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए, यानी कि पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष, मतलब भारत के लोगों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार होगा। धर्म निरपेक्ष राज्य की यहाँ पर संज्ञा दी गई है भारत को। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मीन्स एक ऐसा देश जो जिसका एक संवैधानिक मुखिया होगा, उसको गणराज्य की संज्ञा दी गई। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही मेन तौर पर भारत का संविधान कैसा होगा, उसके उद्देश्यों के बारे में मेन तौर पर बता दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना को भारत में हृदय की कुंजी और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मीन्स प्रस्तावना में जो बताया गया है वही संविधान के अंदर डिटेल में है, तो इस वजह से इसको संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है। प्रस्तावना में 3 वर्ड्स का और प्रयोग किया गया है। एक है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये होता है कि मतलब भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति से कानून के मामले में या किसी भी समाज में किसी भी धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अंदर ये साफ दिखाया गया है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भी अन्याय नहीं होगा। आर्थिक न्याय मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को समान काम के लिए समान मजदूरी मिलेगी। लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर किसी से मजदूरी के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को जो हर वयस्क नागरिक को जो 18 साल का है उसको वोट डालने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है और मतलब किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का पूरा अधिकार है। मीन्स संविधान ने हर व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किए हैं। और भारत के प्रस्तावना में जो आज तक का सबसे बड़ा संशोधन हुआ है वो 42वां संशोधन हुआ है जो 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जैसे वर्ड जोड़े गए हैं। संविधान के अंदर पंचायती राज को भी उतना ही महत्व दिया गया है। हालांकि इसको 73 में और 74 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, शासन की सबसे छोटी इकाई पंचायती राज को माना जाता है। ठीक है, शहरों में नगर निगम और नगर पालिका शहर के रख रखाव का ध्यान रखती है और गांव में पंचायतें। ठीक है, पंचायतें यानी कि 5 व्यक्तियों का शासन, 5 व्यक्तियों के द्वारा गांव का रख रखाव किया जाता है और वो व्यक्ति जनता के मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में इसके अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में जितने लोग इलेक्शन लड़ेंगे उसमें से 1/3 महिलाएं इलेक्शन
के लिए आरक्षित थी। 17% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ठीक है, मतलब ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था और 17 सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित थी। इस तरह से पंचायती राज मतलब ग्रामीण समाज की सबसे छोटी इकाई है और पंचायती राज से ही आगे की स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। ठीक है, इसको 3 स्तरों पर बांटा गया है। पंचायती राज 3 स्तर पर कार्य करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें जो गांव की देख रेख का कार्य करती है। इसकी आय का साधन होता है गांव से मिलने वाले कर, जमीन के कर और उसके अलावा गांव की अतिरिक्त भूमि को किराए पर या पट्टे पर देकर जो कमाई होती है वो ग्राम पंचायत की कमाई मानी जाती है। ठीक है, और ये गांव का पूरी तरह से देख रेख करती है। गांव में तालाब, चरागाह इनका प्रबंध करती है, गलियां बनवाती है। ये कार्य सारे ग्राम पंचायत के होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा खंड स्तर पर। खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसकी सदस्य संख्या 6 से 10 के बीच में मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जिला परिषद के नाम से जानी जाती है ये। इसकी सदस्य संख्या 10 से 25 के बीच में हो सकती है। और इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा के वो सदस्य जो उस क्षेत्र से चुने गए हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? जिला परिषद के। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में है वो भी जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। इसकी मेन कमाई का सोर्स क्या होता है? इनकम का सोर्स चुंगी कर, राह कर, इसके अलावा ये बैंकों से ऋण भी ले सकती है। ठीक है, इस तरह से ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पे चलती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी होगा जब उसको कुछ अधिकार दिया जाएगा या कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, संविधान के अंदर इस तरह के 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान है। रंग, लिंग और वर्ण, जाति के आधार पर किसी से किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देना, अपने विचार व्यक्त करना, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने, इनका पूर्ण अधिकार है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अपने विकास के लिए आर्थिक रूप से हर व्यक्ति एक दूसरे के इक्वल हैं। ये अनुच्छेद 19 में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। मीन्स अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई शोषण होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है। मीन्स मतलब भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, वो सब धर्मों को इक्वल दृष्टि से देखता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब ये अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी कोई भी शिक्षण संस्थान खोलने का पूरा अधिकार है। नियमों के अंदर वो कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में दिखाया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के किसी अधिकार का हनन होता है तो वो उस हनन के अगेंस्ट मतलब याचिका दायर कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, इस तरह से ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों के लिए ना होकर सरकार के लिए थे। भी सरकार इस तरह से इस चीज को लागू करेगी, इस तरह के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं। मीन्स जो सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत देने के पीछे संविधान सभा का एक ही उद्देश्य था कि राज्य को कल्याणकारी राज्य में कैसे परिवर्तित किया जाए। संविधान के चौथे अध्याय में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। उसमें स्पेशली कहा गया है कि मतलब सरकार इन नियमों को, इन नीतियों को लागू करेगी या मतलब ऐसी नीतियां लागू करेगी जो एक राज्य को कल्याणकारी राज्य का दर्जा दे सके। ठीक है, नागरिकों का पूरा ध्यान रखेगी। मीन्स जैसे कुछ है, राज्य ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। मीन्स सभी नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय पाने के अधिकारी होंगे। नेक्स्ट है हमारा, स्त्रियों और पुरुषों को रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे और उनको समान मजदूरी दी जाएगी। किसी भी कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। लिंग के आधार पर किसी से किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, समान कानून समान न्याय संहिता सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना बिलोंग करते हो या किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो, सबको समान कानून और समान न्याय संहिता मिलेगी। मतलब कोई भी जुर्म होने पर सबको सब सजा के अधिकारी होंगे। नेक्स्ट है हमारा, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा ताकि लोगों को न्याय प्रणाली में किसी भी देरी का सामना ना करना पड़े और वो अपने स्थानीय स्वशासन के आधार पर अपने को घटित महसूस करे और एक देश का एक हिस्सा महसूस करे। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के चौथे अध्याय में दिए गए हैं, ये राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकारों के लिए एक तरह से निर्देश हैं कि वो इस तरह से शासन व्यवस्था को लागू करे। ये सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, एक तरह से सरकार को मार्गदर्शन देंगे। इन सिद्धांतों में ये भी बताया गया है कि नवयुवक अगर किसी नशे का शिकार हो जाते हैं तो सरकार नशाबंदी को भी लागू कर सकती है। ठीक है, मतलब ये सरकार के लिए दिशा निर्देश है कि किस तरह से एक राज्य को कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मेन तौर पे समान रूप से जीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सबको जीविका के समान अवसर दिए गए हैं। सबको जीविका के समान अवसर प्रदान करने के दिशा निर्देश नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंग भंग होने पे, बुढ़ापा, बीमारी की स्थिति में राज्य व्यक्ति की आर्थिक सहायता करेगा। ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को निर्देश दिए गए हैं। मानवीय परिस्थितियों में कार्य करने की व्यवस्था, मीन्स प्रसूति व्यवस्था करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शिक्षा का प्रबंध करना, ये सब कार्य राज्य करेगा। इस तरह के दिशा निर्देश राज्यों को संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध। निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए भी राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वैसे संविधान में संशोधन होने के बाद लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है भारतीय राज्य के अंदर। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहायक। राज्य को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे, ताकि मतलब सरकार इस तरह की रणनीतियां बनाए ताकि पूरे संसार में, न केवल देश में बल्कि संसार में भी अंतरराष्ट्रीय शांति की जो मुहिम है वो लागू हो और सुरक्षा में हमारे लिए ये सहायता करे। नेक्स्ट है हमारा सरकारी नीतियों की रूपरेखा। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बताया गया है उसके द्वारा राष्ट्रीय नीतियों की रूपरेखा बन जाती है, जिससे कानून का निर्माण भी आसानी से हो सकता है। मीन्स एक राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए सरकारी नीतियों की जो रूपरेखा है वो नीति निर्देशक तत्वों से ही मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ता कदम। ये नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए बनाए गए थे ताकि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। एक ऐसा राज्य जो अपने हर एक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर की अपॉर्चुनिटी प्रदान
करता है, समान अधिकारों समान अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपनी आजीविका को अच्छे से चला सके और अपने लिए और अपने देश के लिए सफलता के रास्ते खोल सकें। नेक्स्ट है कानून का निर्माण। कानूनों का निर्माण भी तभी होगा जब नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा कोई भी राज्य है या वहां की सरकार राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है तो वो ऐसे कानूनों का निर्माण करेगी जो हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को समान न्याय प्रणाली देता हो, समान न्याय संहिता देता हो, समान अवसर प्रदान करता हो। क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले ही ये बता दिया गया है, सरकार को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो किसी भी जाति जनजाति से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, लिंग जाति और धर्म के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले ही बताया जा चुका है। अब हम हित प्रतिस्पर्धी पे डिस्कशन करेंगे। मीन्स प्रत्येक समाज में कृषक वर्ग भी पाया जाता है, पूंजीपति वर्ग भी पाया जाता है, भूमिपति भी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और मजदूर, इनके सबके अपने अपने हित होते हैं। सब लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ये जब इनके हित आपस में टकराते हैं या इनके समान हित पाए जाते हैं और अपना हित पाने तो इसको हित प्रतिस्पर्धी बोलते हैं। लेकिन जब ये अपने हित को साधने के लिए किसी राजनेता पे या राजनीतिक दल पे दबाव बनाते हैं तो उसको दबाव समूह का नाम दिया जाता है। मीन्स अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, भूमिपति वर्ग, शिक्षक वर्ग या सरकारी कर्मचारियों का वर्ग या मजदूर वर्ग जब अपना हित साधने के लिए सरकार के किसी राजनीतिक दल पर या किसी राजनीतिक उद्देश्य से कार्य करते हैं तो उसको दबाव समूह का नाम दिया जाता है। किस चीज का? दबाव समूह का। मीन्स एक ऐसा समूह जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से समाज में सरकार पर या राजनीतिक दलों पर दबाव बनाता है तो उसको दबाव समूह का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में बहुत डिफरेंस होता है। राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ते हैं, उनका काम होता है चुनाव लड़ना, लेकिन दबाव समूह कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ते। राजनीतिक दल लाभ कमाने के साथ साथ उनका कार्य सेवा करना होता है, लेकिन दबाव समूह सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ठीक है, दबाव समूह में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल के ऊपर दबाव बनाता है, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी दबाव समूह पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं बनाता। समूह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली है समान हित, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, कृषक वर्ग हो या पूंजीपति वर्ग हो, उनके सबके हित समान होते हैं। उनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वव्यापक। सर्वव्यापक जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह पाया जाता हो, यानी कि जो दबाव समूह है वो हर जगह, चाहे वो विकसित देश हो, अल्प विकसित देश हो या विकासशील देश हो, हर जगह इनकी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है हमारा निर्दलीय। ठीक है, दबाव समूह किसी भी दल में शामिल नहीं होते, ये निर्दलीय होते हैं। मीन्स जो दल इनके हितों को साधने के लिए कहता है उसी दल में ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता ये उस दल से जुड़े रहते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक मान्यता रहित संगठन। इनको किसी संविधान में किसी भी तरह की कोई भी मान्यता नहीं होती। ये इस तरह का संगठन होते हैं जिनका संविधान में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ये सिर्फ अपने हित साधने के लिए ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का अभाव। ये राजनीतिक दलों पे तो उत्तरदायित्व होता है कि उन्हें लोगों के या जनता के लिए कार्य करना होता है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना और अपने हितों को पूरा करना होता है, अपने हितों को साधना। बच्चों, आज हमने क्लास +2 के लिए भारतीय लोकतंत्र की कहानियां चैप्टर पर डिस्कशन किया। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो उसे स्किप करें।